हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेपच्यूनियम केमिस्ट्री। और ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का 15 पार्ट। तो ये जो है वीडियो, आज ये हमारा लास्ट वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो आज एक ही टॉपिक करना बाकी है, बाकी जो भी है हम कंप्लीट कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसके बाद अगर मेरी तरफ से ये आज जो वीडियो अपलोड होगा उसके बाद तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चंस रहा या फिर कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम रहा तो मुझे बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं एक्स्ट्रा करके अलग से वीडियो बना दूंगी। बट मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहा तो वो जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके साथ ही ये वाला एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगी मैं। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं 15 पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। ओके, इसके पहले हमने जो 14 पार्ट में और 13 पार्ट में हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स फिलअप करने के लिए हमें 3 प्रिंसिपल की जरूरत पड़ता है। फर्स्ट हमारा जो था आफबुर प्रिंसिपल, सेकेंड वन इज पाउलीज एक्सक्लूशन रूल एंड थर्ड वन इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो हम ये तीन रूल्स और हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वो 3 रूल्स जो हम लोग पढ़े थे ना, देखिए हमने 3 रूल्स पढ़ा था। एक है आपका, देखिए ये वाला था, अब वो प्रिंसिपल ये था। ओके, उसके बाद क्या था हमारा पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ऑपोजिट स्पिन में रहेगा, ये था ना। और थर्ड वन क्या था, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की जहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी रहेंगे नहीं। और ऑलवेज हमारे सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल रहेंगे सारे पहले एक एक करके फिलअप होंगे, फर्दर फिर से और एक करके फिलअप होगा। यही हमने पढ़ा था। अब देखिए ये 3 रूल्स जो हम पढ़े थे ना, उस 3 रूल्स के बेसिस पे आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं एटम्स का, वो सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं। तो लिखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into orbitals of an atom is called its electronic configuration. Okay, the distribution of electrons into orbitals of an atom is called its electronic configuration. हमारा डेफिनेशन हो गया। अब देखिए हमने फर्स्ट डे पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट पार्ट में। हमने पढ़ा था क्या कि अगर मेरा कोई एलिमेंट है तो उसका क्या होता है, मास नंबर होता है, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे थे। और क्या था, एक जेड एटॉमिक नंबर, ये था ना। और ये जो ये एक से हमारा क्या था, सिंबल ऑफ एनी एटम और सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, यही था। तो ये जो Z है ना, ये हमारा क्या था, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा एटॉमिक नंबर। मतलब ये कि हम देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कि हमारा एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी एटम और एलिमेंट, ये हमें पता चलता है।
तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना किसी एलिमेंट में, उसको ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको ही बाद में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, तो एक चीज़ तो क्लियर कि अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता पाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। ओके, और हमें पता है एटॉमिक नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही तो था। अब देखिए, जैसे मैं हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन लूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ओके, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो मेरा क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 1। ये हमने फर्स्ट डे ही हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब 1 होता है तो सबसे पहले क्या फिलअप होगा अकॉर्डिंग टू आबू प्रिंसिपल, 1s। आबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, यही तो था ना आबू प्रिंसिपल। देखिए कि सबसे पहले 1s फिलअप होगा, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, 4s, देन 4d एंड सो ऑन, ऐसे होगा। तो अब देखिए, और हमें पता है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है फिलअप होना। ठीक है, ये हमें पता ही है। तो देखिए, मतलब सबसे लोएस्ट जो फर्स्ट में फिलअप होगा क्या होगा, 1s होगा। तो हाइड्रोजन 1 अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s1। ओके, और एस में क्या होता है, एस में तो 2 ही पॉसिबल होता है, 2 पॉसिबल है ना, और 2 ऑलवेज क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन में। ये 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। और मेरा हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन एक केस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 हो गया। ओके, तो मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा, मेरा ऐसे होगा हाइड्रोजन का, ऐसे। ठीक है, ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है। उस तरह देखिए हीलियम का, अगर मैं हीलियम का करूँ, हीलियम क्या एटॉमिक नंबर होता है 2। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हुआ, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे। तो फिर मेरा क्या होगा, 1s, एक फिलअप, अगर हाइड्रोजन था तो 1s1 था, और एस में तो 2 आ सकते हैं, मतलब 1s2। तो हीलियम का क्या हो गया, 1s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक, यही मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, इसके केस में ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, EC, मैं इसी लिख रही हूँ ना शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए, उसी तरह अगर मैं लिथियम का बोलूँ, लिथियम का 3, तो क्या होगा, 1s2 फिलअप हो गया, और 1s के बाद क्या आता है, 2s, देन 2s1। ओके, क्योंकि 2 अगर माइनस हुआ 3 से, एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, 2s1 पे। ठीक है, तो क्या हो गया, 1s2 2s1। अगर मैं चाहूँ फ्लोरीन का बताना, फ्लोरीन का क्या होता है, 9 होता है, तो फ्लोरीन के केस में क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। ओके, क्योंकि 1s2 एस में 2 ऑर्बिटल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 फिलअप हो गया, 1s फिलअप हो गया, 2s में 2 आ सकते हैं, फिलअप हो गया। बट स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 फिलअप होने के बाद ऑलरेडी 4 फिलअप होने के बाद भी तो मेरा 5 इलेक्ट्रॉन्स तो बच रहा है ना, तो वो मेरा कहाँ पे जाएंगे, 2p में। ओके, तो मेरा फ्लोरीन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। इसी तरह मेरा अलग अलग एलिमेंट्स का ऐसे करके, अगर मेरे को एटॉमिक नंबर पता होगा तो मेरे एटॉमिक नंबर पता होने से हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से निकाल पाएंगे। ओके, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब 2 ना टर्म है वो हमें पता होना चाहिए, वो है हमारा कोर इलेक्ट्रॉन्स, 1 नंबर, एंड सेकेंड वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 2 जो टर्म है ना, कोर इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें ये 2 टर्म पता होना चाहिए। अब देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहे हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर इनर सेल में होगा, मतलब अंदर के साइड होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट है, उसके बाद है 2s, उसके बाद 2p, ऐसे करके तो हो रहा है ना। तो जो मेरा
इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये इनर है मेरा, तो ये मेरा हो गया कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1s का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरा कोर हो गया। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरा 2s 2p। ठीक है, जो मेरा आउटर सेल के साइड में रहेगा, बाहर के साइड में, वो मेरा होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका डेफिनेशन लिखिए कोर इलेक्ट्रॉन्स का। सबसे पहले the electrons in the completely filled cells are known as core electrons. The electrons in the completely filled cells are known as core electrons. देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, सेल्स। ठीक है, सेल्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मेरा अंदर के साइड, जहाँ पे completely filled सेल, जो भी सेल्स मेरा completely fill up रहेगा वो मेरा हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे लेकिन सेल वर्ड यूज है। सेल मीन्स जो मेरा क्या था, KLMN, यही था ना सेल, या हमने ये पढ़ा था। ठीक है, और जो मेरा अगर मैं सबसे, तो क्या है मेरा सेल, मतलब KLMN। ठीक है, यही है मेरा KLMN सेल, यही तो था। अगर सबसेल में वर्ड यूज होता तब मैं बोलती कि SPDS है। ठीक है, तो KLMN देखिए, तो अगर मैं ये बोलूँ तो ये 1s जो है ये मेरा K सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे 1s क्या है, मतलब K सेल पूरा फुलफिल है, फिलअप है ना, तो ये मेरा जो 1s2 है ये मेरा पड़ जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन्स में। और जो मेरा ये वाला है 2s2p मेरा पड़ता है L सेल में। ओके, तो 2s2p मेरा तो फिलअप नहीं है, p तो और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए p को, तभी तो ये फिलअप होगा ना। तो 2s2p ओवरऑल दोनों का इलेक्ट्रॉन्स ही मेरा पड़ेगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, लेकिन सेल वर्ड यूज हो रहा है, सेल देखना पड़ेगा हमें, सब सेल नहीं। ओके, अब देखिए, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेशन लिखिए। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स that are added to the electronic shell with highest principal quantum number are called valence electrons. ओके, इसका डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेल वर्ड यूज हुआ है, और क्या बोला, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब मेरा, मैंने वही तो बोला, क्या बोलते हैं, ये तो मेरा हाईएस्ट, अगर इसमें इसके केस में देखो तो यहाँ पे मेरा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2, तो और 2s2p, ये दोनों ही मेरा क्या पड़ा, एक सेल में पड़ता है, तो 2s2p क्या है ओवरऑल, ये मेरा L सेल में पड़ रहा है, तो ये पूरा फुलफिल नहीं है, इसीलिए ये मेरा 2s2p जो है ओवरऑल ये पूरा टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स ही मेरा क्या पड़ेगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, ये क्लियर हुआ। अगर मैं लिथियम के केस में बोलूँ तो लिथियम के केस में क्या है, 1s2 है मेरा कोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड 2s1 में 2s जो है ये मेरा L सेल का है, तो ये मेरा क्या है 2s1 का जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2s, इट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम ना कुछ और भी एक दो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ नाइट्रोजन के केस में क्या होता है 7, तो नाइट्रोजन क्या होगा 1s2 2s2 2p3, यही तो होगा 1s2 2 + 2 4
5 6 7 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 1s होगा पहले, फिर 2s, देन 2p, यही तो होता है। तो यहाँ इसके केस में क्या होगा, ये मेरा 1s2 का क्या होगा, ये मेरा होगा कोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड 2s2 2p3 मेरा क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप एक तो ये तो मेरा सबसे नॉर्मल हुआ, मैंने मतलब बेसिक, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और एक जो होता है बुक्स में आप फॉर मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बाद ही आप नेक्स्ट चैप्टर में भी, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में ही आप देखेंगे, वहाँ पे क्या होता है हमारा ना एक ग्रुप आता है आपका नोबल गैस का ग्रुप, ठीक है। मेरा वो ग्रुप पड़ता है ग्रुप 18। ओके, ये मेरा अगर मैं आप अगर पीरियोडिक टेबल देखें, मेरी पीरियोडिक टेबल तो ऐसे ही तो होता है ना, यही तो होता है। ये मेरा यहाँ पे एस ब्लॉक का एलिमेंट्स रहता है, यहाँ पे मेरा पी होता है, और यहाँ पे क्या होता है डी होता है। ओके, और एफ ब्लॉक जो होता है वो अलग से होता है। तो ये मेरा पीरियोडिक टेबल का जो मेरा लास्ट वाला ग्रुप जो होता है ना, वो मेरा होता है ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो उन सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ग्रुप 18 में क्या क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। ओके, अब देखिए ये क्या बोलते हैं, मैंने इसको क्यों बोला, ये जो मेरे एलिमेंट्स होते हैं ना नोबल गैस में, ये सारे एलिमेंट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ओके, कम्प्लीटली फिल्ड मतलब हीलियम का जो है होता है 2 होता है एटॉमिक नंबर, नियॉन का होता है मेरा 10, क्रिप्टन का होता है 18, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टन का होता है 36, जेनॉन का होता है 54, एंड रेडन का होता है 86। अब देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये क्या होते हैं, सारे मेरा कम्प्लीटली फिल होते हैं। अगर मैं 1s हीलियम का बोलूँ, हीलियम में क्या होता है 1s2, ये मेरा कम्प्लीटली फिल है कि नहीं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और 1s के बाद तो मेरा, और इस सेल में तो के सेल में तो 1s ही होता है, और कोई तो पड़ता नहीं है ऑर्बिटल्स, या और कोई तो सब सेल पड़ता नहीं है। तो क्या हुआ मेरा, ये जो 1s है ये फुलफिल है, तो ये मेरा क्या हुआ, हीलियम का ही तो हुआ ना 1s2। उसी तरह जितने भी एलिमेंट्स है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये सारे ही मेरे फुलफिल होते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली फिल होते हैं। जैसे मैं अगर नियॉन का बोलूँ, नियॉन का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10। तो क्या होता है 2s 2p, उसके बाद तो 2d तो होता नहीं है, मतलब 2s 2p टोटल क्या हुआ मेरा एल सेल, और एल सेल कम्प्लीटली फिल है, और क्या है के सेल भी कम्प्लीटली फिल है। तो ऐसे जितने भी कम्प्लीटली फिल होते हैं ना, वो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मेरे नोबल गैस होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स नोबल गैस। और नोबल गैस एलिमेंट्स जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा अगर ये मेरे सारे फिलअप हैं, ठीक है, तो ये मेरे सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, और जब ना, और ये सारे एलिमेंट्स ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज होता है। जैसे मैं ये बोलूँ हीलियम का है, हीलियम का क्या है, हीलियम के 2 है, फुलफिल है, तो हीलियम 1s2 है। तो नाइट्रोजन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1s2 मीन्स हीलियम का एलिमेंट है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, हीलियम 2s2 2p3। ओके, इस तरह अगर मैं और एक ट्राई कर और एक एग्जांपल करते हैं। अगर मैं सोडियम का देखूं, सोडियम 11, सोडियम क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसे तो होगा 1 2 3 4 10 11, ऐसे होगा। अब देखिए अगर मैं बोलूँ 1s2 2s2 2p6 2p6, ये किसका होता है, ये मेरा होता है नियॉन का, ठीक है, नियॉन का अभी हमने किया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, नियॉन 3s1। ओके, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, नियॉन 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो जब आप सीख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब तो ऐसे लिखते हैं, उसके बाद देन थोड़े दिन बाद आप ऐसे करके ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो आप दोनों तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ऐसे भी यूज करेंगे, ऐसे भी करेंगे। फर्दर जो हम दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पे क्या होगा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है।
ओके जब हम पढ़ेंगे ना एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ेंगे, वहां पे क्या हो रहा है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया रहता है। अब देखिए अगर मैं कोबाल्ट का करूँ, कोबाल्ट 27 होता है एटॉमिक नंबर, तो कोबाल्ट क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या होगा, अब क्या आएगा 4s आएगा, 3p के बाद 4s आता है, देन 3d आता है। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब वो प्रिंसिपल में। तो क्या होगा 4s2 देन 3d 7। ओके तो क्या है इसका भी अगर हम देखें तो ये ना देखिए 1 2 3 4 10 देन 20, ये हो गया 10 एंड 18 19 20 एंड 27, ठीक है। तो ये 18 है, तो ये क्या होगा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में नियॉन लिख सकती हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा नियॉन 4s2 3d 7। ओके ऐसे ही होगा। अब देखिए अब ना कुछ कुछ एलिमेंट्स में ना एक्सेप्शन केस होता है। एक्सेप्शन इन द सेंस, जैसे मैं अगर बोलूँ क्रोमियम का, अब ये तो नॉर्मल में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम एक्सेप्शन केस, ठीक है, जो मेरा एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन कैसे, अगर मैं देखो क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमियम का 24, क्रोमियम का क्या होता है, होना चाहिए और क्या होता है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अगर हमारे अकॉर्डिंग तो क्रोमियम का ये होना चाहिए, ओके, लेकिन क्रोमियम का होता क्या है, क्रोमियम का होता है मेरा 4s1 एंड 3d5, ये होता है। क्रोमियम का होना चाहिए था ये, बट क्रोमियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ओके उसी तरह अगर मैं कॉपर का करूँ, कॉपर का होता है 29, उसका भी क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है 4s1 हो रहा है और 3d10 हो रहा है, ठीक है, ना कि 4s2 3d9। क्यों, क्योंकि मेरा रीजन ये है क्योंकि मेरा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मच स्टेबल। क्योंकि अगर हाफ फिल और फुल फिल जो मेरा ये होता है ऑर्बिटल्स होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ओके, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल एंड हाफ फिल सबसेल। ये दोनों का एक्सेप्शन होने का रीजन है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑफ सबसेल। ओके आपने ये रीजन लिखा, अब रीजन अब हाफ फिल और फुल फिल जो होता है, कंप्लीटली फिल या हाफ फिल जो होता है वो क्यों हमारा स्टेबल होता है, अब वो देखेंगे। तो देखिए लिखिए रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ completely filled और हाफ फिल्ड, ठीक है। हाफ फिल और कंप्लीटली फिल का हाफ फिल या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स का स्टेबल होने का रीजन क्या है। रीजन ये है, दो रीजन होते हैं, एक होता है आपका सेमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लिख लीजिए, मैं इसको समझा रही हूँ। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सेकेंड वन इज एक्सचेंज एनर्जी। अब देखिए अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अगर मैं D4 एंड D5 अगर मैं कंपेयर करूँ, हम तो D4 D5 भी मिला था ना हमें, डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं,
अगर मैं ये D4 हुआ है और ये मेरा D5, क्या होगा? 2 3 4, 1 2 3 4 5। अगर मैं सिमेट्री देखूँ तो ये इससे ज़्यादा ये मेरा ज़्यादा सिमेट्रिक है, क्योंकि ये मेरा, अगर मेरे पास 5 मेरे पास अगर सब ऑर्बिटल्स है और मेरा 5 एक एक करके फिलअप है, तो ये मेरा सिमेट्रिक है कि नहीं? ठीक है, ये सारे एक ही जैसे हैं। अगर मैं इसको मैं देखूँ तो ये क्या, ये 4 एक जैसे हैं, बट ये जो एक ऑर्बिटल है ये में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है इन चारों से। बट इसमें क्या है, 5 ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल क्या है, सिमेट्रिकल लग रहे हैं। ओके, एक तो ये रीजन हुआ, और एक जो रीजन है एक्सचेंज एनर्जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों रीजन है इंपॉर्टेंट, बट ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, अब एक्सचेंज एनर्जी का सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। लिखिए एक्सचेंज एनर्जी किसको बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ the electron present in the different orbitals of same subcell can exchange their position, can exchange their position. Each such exchange result release of energy is called exchange energy. ओके, मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, फुल स्टॉप। ईच सच एक्सचेंज रिजल्ट द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। अब देखिए एक्सचेंज एनर्जी मतलब कैसे, क्या समझ रहे हैं? अगर मैं सबसे पहले मैं D4 ले रही हूँ, हाँ, D4 के केस में देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये D4 ही ले रही हूँ, सारा D4 ही है। ये भी D4 है मेरा, ये भी D4 है, ये भी D4 है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस, अगर मेरा, मैं ना नंबरिंग कर रही हूँ, ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह ये 1 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 एंड ये 4। अगर मैं 1 नंबर देखूँ तो 1 नंबर क्या कर रहा है, 1 नंबर अगर चाहे तो 2 की जगह पे जा सकता है और 2 1 की जगह पे आ सकता है। इसी तरह 1 3 की जगह पे आ सकता है, 3 1 की जगह पे जा सकता है। उसी तरह 1 नंबर इलेक्ट्रॉन 4 नंबर इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन की जगह पे जा सकता है, एंड 4 नंबर इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 नंबर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में जा सकता है, मतलब। ठीक है, तो इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल 3 एक्सचेंज ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, 3 तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पॉसिबल हो रहा है। इसी तरह अगर मैं 2 नंबर इलेक्ट्रॉन्स देखूँ तो 2 नंबर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, 3 और 4 के साथ कर पाएगा। ठीक है, आप ना इस साइड नहीं देखेंगे, ऑलवेज इस साइड देखेंगे। 2 नंबर इलेक्ट्रॉन क्या जो है वो मेरा 3 के साथ भी एक्सचेंज कर पाएगा एंड 4 के साथ भी। ठीक है, तो टोटल कितना एक्सचेंज हो रहा है, 2। उसी तरह अगर मैं 3 देखूँ तो क्या हो रहा है, बस 4 के साथ तो 1। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या हो गया, 3 + 2 + 1 क्या हो गया, 6। अब देखते हैं D5 केस में।
ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक है, मैं ना ये सारे D4 है। ठीक है, D4 के क्या क्या केसेस हो सकते हैं मैंने वो दिखाया। उसी तरह D5 के क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ तो क्या होता है, 1 नंबर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा सकते हैं, यहाँ 2 के पोजीशन में जा सकता है, 3 के पोजीशन में, 4 के साथ एंड 5 के साथ। टोटल यहाँ पे कितना हो गया 4। अगर मैं इसके केस में देखो 1 2 3 3। अगर मैं अब थर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन 1 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। अगर मैं अब ये वाला फोर्थ नंबर इलेक्ट्रॉन 1, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 4 + 3 + 2 + 1, तो कितना हो गया टोटल 10। तो आप देखिए D4 के केस में एक्सचेंज एनर्जी कितना है 6 है, और अगर D5 के केस में देखो तो D5 के केस में टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना है 10 है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे 10 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा रेदर देन दिस। ठीक है, तो हमें पता है जहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है वो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। अगर मेरे D4 के केस में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने की वजह से एनर्जी जो रिलीज होगा उससे ज्यादा मेरे कहाँ पे होगा 10 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने की वजह से एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, इसीलिए मेरा D5 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है D4 से। ठीक है, इसी तरह ना D6 एंड D10 भी होता इसी तरह सेम मेरा D9 एंड D10 भी होता है। ठीक है, आप D9 D10 करके खुद देखिएगा, इसी तरह से आएगा तो आपको ये मिलेगा कि D10 जो है मेरा वो ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो मेरे तरफ से जो था मैंने सब कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट, बाकी आप खुद से करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे बोलेंगे कि मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे हम यूनिट कन्वर्सेशन। ओके, यूनिट कन्वर्सेशन पढ़ेंगे और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के, जो एनसीईआरटी का 11th में फर्स्ट चैप्टर है वो वाला पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो यही आज स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।